Students, this is Bookworld Academy and my name is Swati Argas Singh. This is part 4 of chapter 2, class 11 physics. Now today's topic is conversion of one system of units to another. वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। तो कभी भी जब हम एक फिज़िकल क्वांटिटी के वैल्यू को वन यूनिट ऑफ सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि दोनों ही सिस्टम्स ऑफ यूनिट में जो मैग्नीट्यूड है फिज़िकल क्वांटिटी का वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। मतलब वैल्यू जो है वो सेम रहना चाहिए। मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। जो भी हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर Q कोई क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी, तो एक सिस्टम में N1 U1 है अगर वैल्यू, तो दूसरे सिस्टम N2 U2 में भी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर N1 U1 क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिससे समझ में आ जाए। Q क्या है यहाँ पर? Q इज़ दी क्वांटिटी, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। N1 एंड N2 ये क्या है? हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो भी दो सिस्टम यूज़ करें उसमें, ये वाली फर्स्ट सिस्टम में है और N2 जो है वो सेकंड सिस्टम में है, ठीक है। और U1 एंड U2 जो है वो क्या है? यूनिट्स हैं इन डिफरेंट सिस्टम्स। ये वाली जो है वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है और U2 जो है वो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो जब हम दो डिफरेंट सिस्टम्स में किसी भी क्वांटिटी को अगर लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों में ही जो वैल्यू है क्वांटिटी की, मैग्नीट्यूड है, वो सेम रहता है, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम वन सिस्टम में क्या ले रहे हैं? मास, लेंथ और टाइम के लिए जो वैल्यूज़ ले रहे हैं या फिर जो हम डायमेंशंस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? M1 मास के लिए, ठीक है, L1 लेंथ के लिए एंड T1 टाइम के लिए। और अनदर सिस्टम में हमने डायमेंशंस, जिससे कि हमें समझ में आए कि डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ किए हैं। डायमेंशन M2 मास के लिए, L2 लेंथ के लिए एंड T2 टाइम के लिए लेना है, ठीक है। तो अब अगर किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है, अगर हम इससे रिप्रेजेंट करें, डायमेंशनल फार्मूला एक जनरल फार्मूला ले लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है? Q से। तो अगर जनरल फार्मूला जनरल डायमेंशनल फार्मूला अगर आप देखते हो, अगर हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरल फार्मूला को मास, लेंथ और टाइम के लिए M टू द पावर A, L टू द पावर B एंड T टू द पावर C, इससे रिप्रेजेंट करें। तो फर्स्ट यूनिट में, मतलब जो यूनिट 1 है, सिस्टम 1 के लिए जो यूनिट 1 है, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? M1A, L1B, C1C, T1C, टाइम है ना, T1C, ठीक है। और सेकेंड यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट 2 का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? M2A, L2B एंड T2
C। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो हमने क्वांटिटी देखी थी, इसका मतलब कि N1 M1A L1B और T1C जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, N2 M2A L2B एंड T2C के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो अननोन वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कैसे निकलेगा, यानी वैल्यू ऑफ N2 क्या आ जाएगी, N1 M1 अपॉन M2 होल पावर A L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। तो ये फाइनल फॉर्मूला आएगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें किसी क्वांटिटी को चेंज करना है तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, तो फटाफट से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन इज कन्वर्ट जूल इनटू ERG 1 जूल। अब हमने डायमेंशनल फार्मूला और SI यूनिट्स पढ़ लिए हैं, तो हमें ये पता है कि जो जूल है वो SI यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड ERG जो है वो क्या है, CGS यूनिट है एनर्जी की, CGS सिस्टम में जो हम यूज़ करते हैं, CGS सिस्टम ऑफ एनर्जी। तो अब इसका मतलब हम अगर डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी इज ml to T minus 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो अगर आप जनरल फार्मूला से कंपेयर करते हैं तो वैल्यू ऑफ A यहाँ पे कितनी हो गई 1, वैल्यू ऑफ B कितनी हो गई 2, वैल्यू ऑफ C इज़ -2। ठीक है, तो अब SI और CGS में अगर हम देखते हैं तो इन SI और CGS M1 1 kg है, अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, लेंथ L1 कितना होगा SI में 1 मीटर, अगर हम इसको CGS के अकॉर्डिंग यानी सेंटीमीटर्स में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ग्राम और सेंटीमीटर में क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि CGS में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में यूज़ होता है। ठीक है, टाइम कितना है 1 सेकेंड का। CGS में M2 कितना होगा 1 ग्राम। ठीक है, L2 1 सेंटीमीटर एंड T2 1 सेकेंड। अब N1 जो हमें SI जूल्स में बोला है वो कितना बोला है 1 जूल बोला है। ठीक है, तो N1 कितना हो गया 1 जूल, और हमें निकालना क्या है N2 की क्वांटिटी। अब समझ में आ गया होगा, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। N2 क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। N1 इज़ 1, M1 इज़ 1000 divided by 1, value of A is 1, then L1 is 100 divided by L2, that is 1, value of B is 2, T1 is 1, T2 is 1 and value of C is -2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 to the power 3 आ जाएगा 1000 की वजह से, और 100 की पावर 2 है, यानी इसको 10 to the power क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं।
और ये बचेगा 1। तो फाइनली 3 + 4 7 कितना आ जाएगा 10⁻⁷। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ 1 जूल इन ERG इज इक्वल टू 10⁻⁷ ERG, यानी कि CGS सिस्टम में कन्वर्ट करके ये आया। यूनिट इस तरह से कन्वर्ट होगी। ठीक है, फटाफट से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके लिए द वैल्यू ऑफ G gravitational constant in CGS system is 6.67 into 10⁻⁻8 9 centimeter square per gram square. Calculate the value in SI units. ठीक है, तो अब हमें वैल्यू SI यूनिट में निकालनी है। तो इसका मतलब क्या करना है, यूनिट ऑफ सिस्टम चेंज करना है। तो एज वी नो F इज इक्वल टू कितना होता है G m1 m2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला आप फर्दर आगे चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, कहाँ से आया इसको, इसमें अभी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से G की वैल्यू क्या मिल जाती है, F r² अपॉन m1 m2। अब G का अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना है हमें, तो F हमें पता है ml t-2 F का फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, और r² है यानी कि लेंथ है, तो l² हो जाएगा। और m1 का m डायमेंशनल फार्मूला और m2 का भी m डायमेंशनल फार्मूला। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी, m⁻⁻1। ये L1 और L2 ऐड होकर के L3 हो जाएगा t-2। तो दिस विल बी दी फाइनल फार्मूला। तो हेंस वैल्यू ऑफ A विल बी -1, वैल्यू ऑफ B इज़ 3 एंड वैल्यू ऑफ C इज़ -2 कंपैरिजन के बाद। तो CGS यूनिट्स और SI यूनिट्स में अब हम देखते हैं। हमारे पास N1 दिया हुआ है सबसे पहले 6.67 इंटू 10⁻⁻8 N1 की वैल्यू। N2 हमको कैलकुलेट करना है। M1 हमारे पास है CGS में 1 ग्राम। M2 में कितना हो जाएगा, 1 kg होता है, 1 kg ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम्स। L1 1 सेंटीमीटर और L2 अगर हम देखेंगे तो 1 मीटर होता है। यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। T1 दोनों में ही वैल्यू 1 सेकेंड रहती है। ठीक है, यूनिट सेम करनी है, तो केजी को और मीटर को हमने ग्राम्स और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया SI के लिए। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूला में। तो N1 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पे M1 है 1 डिवाइडेड बाई M2 इज़ 1000 पावर, यानी वैल्यू ऑफ A इज़ -1। Then L1 is 1, L2 is 100, value of B is 3, T1 is 1 and T2 is 1, value of C is -2। सॉल्व करेंगे N2 6.67 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 की पावर -1 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। ये -1 और -1 जो पावर है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे 10 की पावर -2 और 3 -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1। 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻, इसको 3 लिख सकते हैं,
-1 मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा, और 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, 10⁻⁻6। तो सॉल्व करेंगे पावर्स, अगर हम 6.67 इंटू 10⁻⁻8 और -6 14 हो गया, और +3 14 में से +3 माइनस करेंगे तो बचेगी पावर -11, और यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आया? एफ की वजह से न्यूटन, आर स्क्वायर की वजह से मीटर स्क्वायर, और m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए पर केजी आया। ठीक है, ये यूनिट। तो इस तरह से सॉल्व करना था। चलिए फटाफट से अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, सबसे पहले हम एक्यूरेसी को समझते हैं कि क्या होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ अ measurement to the true value of physical quantity। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है उसकी कितनी ज़्यादा क्लोज है कोई भी मेज़रमेंट, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू का मतलब क्या हुआ? उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है, रियल वैल्यू जो है, उसकी कितनी क्लोज है कोई भी वैल्यू, वो क्या कहलाती है? हमारी एक्यूरेसी कहलाती है। अच्छा, अब प्रिसीजन की अगर हम बात करते हैं तो प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन इज़ द रिजोल्यूशन और लिमिट to which the quantity is measured। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वांटिटी को हम किस लिमिट तक मेज़र कर सकते हैं, कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू, या फिर कितना, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कितना स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्ट हम मेज़र कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इट्स प्रिसीजन। तो हमारा जो प्रिसीजन है वो कौन डिटरमाइन करता है? लीस्ट काउंट डिटरमाइन करता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। ठीक है, प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय लीस्ट काउंट। ठीक है, इसको अभी मैं बताती हूँ कि लीस्ट काउंट होता है क्या है। लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लीस्ट काउंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम लीस्ट काउंट देख लेते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि जो भी स्मॉलेस्ट डिवीज़न होती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, उसकी वो लीस्ट काउंट कहलाती है। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीज़न और द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिंपल स्केल की बात करते हो, जो हम रूलर यूज़ करते हैं लेंथ के लिए, उसमें स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितनी होती है? 1 mm होती है, तो वो लीस्ट काउंट हो गया। 1 mm इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग स्केल और रूलर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर जितना ज़्यादा कोई भी इंस्ट्रूमेंट का स्मॉलेस्ट अगर लीस्ट काउंट है तो ग्रेटर प्रिसीजन होगा। ठीक है, स्मॉलर
the least count greater the precision। मतलब कि जितना छोटी से छोटी यूनिट कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर मेज़र कर पाएगा किसी क्वांटिटी की, उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज़ 2 स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहा गया कि कोई एक मास है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, तो उसकी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ऑफ दैट मास पता है कि 0.520 kgs है। अब 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी, उनको बोला गया कि मेज़र करना है इस सेम मास को। ठीक है। तो जब ए और बी ने मेज़र किया इस मास को, एक बार किया, फिर सेकेंड टाइम किया, फिर थर्ड टाइम किया, तो वैल्यूज़ क्या क्या आई देख लेते हैं। 0.52 ग्राम आई। ठीक है। एक बार आई 0.51 ग्राम मेज़र करने पे, एक बार आई 0.50 ग्राम, एक बार और अगर उसने कर लिया तो सपोज़ वैल्यू आई 0.51 ग्राम। ठीक है। बी ने जब मेज़र किया तो 0.516 ग्राम आई, फिर आई 0.515 ग्राम, फिर आई 0.514 ग्राम, फिर आई 0.515 ग्राम। अगर एक और स्टूडेंट हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, सपोज़ सी भी हम सपोज़ इंक्लूड कर लेते हैं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब इसने मेज़र किया उस सेम मास को तो 0.521 ग्राम आया, 0.520 ग्राम, 0.520 ग्राम, एंड लास्ट वैल्यू भी 520 ग्राम उसने मेज़र करी। तो अगर आप इन तीनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे, सबसे पहले ए का देखते हैं, तो जो 4 वैल्यूज़ उसने कैलकुलेट करी हैं बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, 52, 51, 50, 51। तो यहाँ पर कोई एक्यूरेसी भी नहीं है और प्रिसीजन भी नहीं है, मतलब कि सिर्फ डेसिमल टू डेसिमल प्लेस तक काउंट किया उसने, मेज़र किया, तो प्रिसीजन तो है नहीं, एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि हर बार वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जा रही है। बी का अगर देखते हो तो प्रिसाइज तो है क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस से किया है, जिसमें कि जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 51, 51, 51 ये कॉमन है सभी में। लास्ट डिजिट जो है वो 6545 ये जो है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिसाइज तो है वैल्यू, मतलब एक्यूरेट भी आ रही है। ठीक है। एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज बहुत है। ठीक है, मोर प्रिसाइज है, बट थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रही है एक दूसरे से। सी का अगर आप देखते हो तो सी की जो फर्स्ट वैल्यू है और बाकी 3 वैल्यूज़ हैं बाद की, वो क्या है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 3 डेसिमल प्लेस तक है, यानी कि प्रिसीजन तो है ही और एक्यूरेसी भी है क्योंकि 0.520 ही हमें मोस्टली मिल रहा है, बस एक ही बार ही 521 मिला है। तो अब समझ में आ गया होगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट। अब एरर क्या होता है, कभी भी जब हम कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी की, तो कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से, जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है वो डिफ़र करती है। जब भी हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई ह्यूमन एरर हो सकता है, या एक्सपेरिमेंटल जो ऑपरेटर्स है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अगर हमारा एरर, हमारा जो भी मेजर्ड वैल्यू है वो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है किससे, एक्चुअल वैल्यू से, तो एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस एरर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू, यानी कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, उसमें से हम अगर मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, एरर की वैल्यू पता चल जाएगी कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में कितना एरर अकर हुआ है। ठीक है, और एरर जो है वो ये बताता है कि हम कितनी ट्रू वैल्यू जो है वो कितना, मतलब किस लिमिट तक लाई करती है। ठीक, तो चलिए टाइप्स देखते हैं, एरर के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज़ कांस्टेंट एरर्स। नाम से ही आपको पता चल रहा है, मैं समझा दे रही हूँ, सच इनकी डेफिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एरर जिसमें कि हमारा जो भी
जब भी हम मेज़र कर रहे हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को, अगर सेम टाइप ऑफ एरर आ रहा है, मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ एरर अगर हर मेज़रमेंट में आ रहा है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने पर, तो वो एरर कैसा हो गया, कांस्टेंट एरर हो गया। ठीक है, अब ये एरर किस वजह से हो सकता है, शायद कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं कोई मेज़र करने के लिए क्वांटिटी को, वही फॉल्टी हो। ठीक है, अगर वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो जो भी एरर आएगा वो हमेशा हर बार मेज़रमेंट में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में बहुत सारे टाइप के एरर्स हैं, वो हम देख लेते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स में सबसे पहला एरर जो है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब नाम से ही पता चल रहा है बेसिकली कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर कोई अकर हुआ है, मतलब इनबिल्ट डिफेक्ट है, कोई पहले से ही जब बिल्ड किया गया है यानी मैन्युफैक्चर किया गया है तभी से डिफेक्ट है। तो जैसे कि हमारा अगर कोई स्केल है, उसका कोई मार्किंग हट गई है, या फिर मिसप्लेस्ड है, या फिर कोई पार्ट थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो उसकी वजह से जो एरर आ रहा है उसको हम वो एरर क्या कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। अच्छा, अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको चेंज करके, मतलब कोई और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, वही सेम टाइप का पर दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है imperfections in experimental techniques। imperfections in experimental techniques, ये भी आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर जब भी जो हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया है उसकी कोई लिमिटेशन है, या उस अरेंजमेंट में कोई डिफेक्ट है, वो प्रॉपरली नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से अगर कोई एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कहलाएगा। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो अपरेटस या जो भी सेटअप हम कर रहे हैं अरेंजमेंट, उसको बहुत करेक्टली करें और एक बार क्रॉस चेक कर लें पहले मेज़रमेंट करने से पहले या उसको यूज़ करने से पहले। थर्ड है पर्सनल एरर। इसमें पर्सनल एरर नाम से पता चल रहा है कि किसी पर्सन की वजह से कोई इंडिविजुअली बाइस्ड है, यानी कि जानबूझ के कोई अगर गड़बड़ कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, या फिर प्रॉपर कोई सेटअप अगर बना रहा है तो वो प्रॉपर नहीं कर रहा है, केयरलेस होकर के वो सेटअप कर रहा है, या फिर अगर कोई ऑब्जर्वेशन है उसको प्रॉपरली मेज़र नहीं करके केयरलेसली मेज़र कर रहा है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा दैट इज़ पर्सनल एरर। नेक्स्ट इज़ एरर ड्यू टू error due to external causes। एक्सटर्नल कॉजेज़ में क्या होगा, अगर कोई मरम जैसे टेम्परेचर में या फिर प्रेशर में या फिर कोई जहाँ पे हम मेज़र कर रहे हैं कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, उसके इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस आए हैं, एक्सटर्नली कोई चेंजेस अगर हुए हैं, उसकी वजह से अगर कोई एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। अच्छा, एक पर्सनल एरर में एक चीज़ और मैंने नहीं बताई, वो भी समझ लीजिए कि पर्सनल एरर में एक चीज़ और आ जाती है कि जब आप कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी मेज़र कर रहे हो, तो अगर पैरालेक्स की वजह से कोई चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि स्ट्रेट नहीं देख कर के आप राइट साइड से पर्सन देख रहा है, या लेफ़्ट साइड से अगर पर्सन कोई मेज़र कर रहा है कोई भी क्वांटिटी को, तो उसकी वजह से हो सकता है कि पैरालेक्स एरर इंक्लूड हो जाए, तो वो भी पर्सनल एरर में आएगा। ठीक है, नाउ थर्ड एरर देखते हैं, दैट इज़ रैंडम एरर। रैंडम एरर में अगर हमारा कोई भी कहीं पे भी, मतलब किसी भी वजह से हो सकता है, इरेगुलर एरर है, किसी भी मैग्नीट्यूड या किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है। रैंडम एरर का मतलब है ये गलती से हो जाता है, मतलब कि कोई इसका एक बेसिक रीज़न नहीं है, कभी भी रैंडमली अकर हो जाते हैं, कभी भी कोई चांस या फिर थोड़े से भी वेरिएशन या फिर अटेंटिवनेस में कुछ मतलब गड़बड़ है ऑब्जर्वर की, या फिर रीडिंग जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गई, तो उसकी वजह से जो एरर अकर होता है वो क्या कहलाता है, रैंडम एरर कहलाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट फोर्थ इज़ लीस्ट काउंट एरर।
लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या है कि ये जो एरर है अगर इंस्ट्रूमेंट का जो भी लीस्ट काउंट है उस पर बेस्ड करता है। लीस्ट काउंट मैंने अभी बताया था कि स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो कि मेज़र कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसकी वजह से अगर सपोज़ हमारी कोई फिज़िकल क्वांटिटी है जो कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट हमें ज़रूरत है उसको मेज़र करने की, लेकिन हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उतना नहीं है कि हम उसकी स्मॉल वैल्यू को मेज़र कर सकें, तो उसकी वजह से अगर कोई एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। ठीक है। अच्छा, अब लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीज़न होती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, लीस्ट काउंट। तो जैसे कि अगर हमारा कोई भी मीटर स्केल है उसका लीस्ट काउंट मैंने बताया था पहले भी एग्जांपल में 1 mm है। तो अगर हम किसी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो उस मीटर स्केल से हम मिनिमम वैल्यू जो उसकी मेज़र कर सकते हैं यानी स्मॉलेस्ट डिवीज़न वो 1 mm की कर सकते हैं, उससे स्मॉलेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा लीस्ट काउंट एरर आएगा। तो ये था टाइप्स ऑफ एरर आपके। इसके बाद कुछ वैल्यूज़, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये सब। ठीक है, एलिमिनेशन एरर कैसे होता है? तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए तो ट्रू वैल्यू ऑफ एरर, ट्रू वैल्यू ऑफ एरर को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन हम इसमें निकालते क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स। जितनी भी हमने मेजरमेंट ली हैं उनको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ट्रू वैल्यू को? अगर A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू AN जो है हमारी क्या है? n मेजर्ड वैल्यूज़ हैं किसी भी एक फिज़िकल क्वांटिटी की। n मेजर्ड वैल्यूज़ हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की। देन जो ट्रू वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरिथमेटिक मीन होता है, ए बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको या फिर ए मीन भी लिख सकते हैं। ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN। सिंस ये n ऑब्जर्वेशंस हैं तो n से डिवाइड करेंगे, ये मीन का फॉर्मूला है 1/n। इस तरह से भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n A1। ये आपका ए बार का फॉर्मूला हो गया यानी कि ट्रू वैल्यू हो गई। फिर एब्सोल्यूट एरर अगर हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर का जो वैल्यू है वो कैसे निकलेंगे? जो भी हमारा सबसे पहले तो हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो क्वांटिटीज़ हैं, मतलब कि हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी की जितनी वैल्यूज़ मेज़र करी थी जैसे A1, A2, A3, A4, इनके लिए हम क्या करते हैं? सपोज़ डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू से हम इंडिविजुअल क्वांटिटी को माइनस करते हैं। इसी तरह से डेल्टा A2 आ जाएगा, ए बार माइनस A2, डेल्टा A3 आ जाएगा, ए बार माइनस A3 एंड डेल्टा A4 आ जाएगा, ए बार माइनस A4 एंड सो ऑन। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। मीन और
फाइनल एब्सोल्यूट एरर। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, ये हम डेल्टा ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो इंडिविजुअल हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उनका मैग्नीट्यूड हमें लेना है, यानी कि डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 का मैग्नीट्यूड सो ऑन अप टू डेल्टा AN का मैग्नीट्यूड। इसका हमें अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n i इज इक्वल टू 1 अप टू n एंड मॉड ऑफ डेल्टा AI। ठीक है, मॉड हम निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ अर्थमेटिक एब्सोल्यूट मीन। जितनी भी एब्सोल्यूट मीन की वैल्यूज़ थी उनका मॉड, यानी मॉड का मतलब क्या होता है, हमेशा अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आई है तभी भी वो प्लस में ही कंसीडर होती हैं मॉड में, उसका हमें मीन निकालना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल एब्सोल्यूट एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो इसकी वजह से जो भी फिज़िकल क्वांटिटी है हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी फिज़िकल A इज इक्वल टू A बार प्लस माइनस डेल्टा A बार। इसको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। A बार यहाँ पे क्या था, ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस डेल्टा A बार यहाँ पे क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इस टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम प्लस माइनस मैंने लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो A बार प्लस डेल्टा A बार की वैल्यू है वो हमेशा A से लेस देन और इक्वल होगी, और A बार माइनस की वैल्यू, यहाँ माइनस आएगा, A बार प्लस डेल्टा A बार की जो वैल्यू है वो A से ग्रेटर या फिर बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम डेल्टा का साइन है ये, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इट्स वैल्यू इज डेल्टा A बार बाई A बार। मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू विल गिव यू रिलेटिव एरर। नेक्स्ट एरर है हमारा परसेंटेज एरर। ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है। तो परसेंटेज एरर की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, जो हमारा रिलेटिव एरर था यानी डेल्टा A बार बाई A बार, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एक जो आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है। जितने भी रेक्टेंगल के अंदर फॉर्मूलाज हैं ये सब आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।